स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। उसमें हमने क्रोमेटिन को न्यूक्लियोसोमल मॉडल को डिस्कस किया था, सोलेनॉइड मॉडल डिस्कस हो चुका था। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, इट्स अ स्पेशल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, न्यूक्लियोलस को डिस्कस करते हैं। देखिए इसके जो स्पेशल कैरेक्टर वो हैं, इट्स अ राउंडेड ओव्यूलेटेड डेंस एंड एसिडोफिलिक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको न्यूक्लियस का डायग्राम याद होगा तो उस न्यूक्लियस के डायग्राम के अंदर आपने इस तरीके की स्ट्रक्चर को, इस तरीके की डॉटेड स्ट्रक्चर को देखा था। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर ही क्या था, ये हमारा न्यूक्लियोलस था। हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। देखिए कैसा है ये शेप में, ये है राउंडेड मतलब गोलाकार है, ओव्यूलेटेड मतलब अंडाकार, डेंस मतलब सघन होता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक का मतलब होता है अम्ल स्नेही, मतलब अट्रैक्ट होता है अम्ल की तरफ। देन अम्ल स्नेही स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। सबसे पहले जो केंद्रिका की खोज की थी, उस केंद्रिका की खोज को 1781 में फोंटाना ने सबसे पहले खोजा था। उसी ने ये आइडेंटिफाई किया था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसमें एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, और उस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर को उसने एक नाम दिया था, वो था केंद्रिका। ठीक है, उसके बाद में है देयर इज़ नो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इस पर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इस तरीके की डेंस स्ट्रक्चर ही ये होती है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। देयर इज़ नो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन इट, उसके ऊपर नहीं पाई जाती, बट इट्स अ टू डेंस स्ट्रक्चर, ये बहुत ही सघन होती है, इसीलिए ये थोड़ा सा वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ये बिल्कुल क्लियर विजिबल होती है। इसको स्टेन करने के लिए पायरोनिन नामक स्टेनर जो है वो यूज़ किया जाता है। पायरोनिन से स्टेन करने पर ये बिल्कुल अपना कलर्ड स्ट्रक्चर में शो करती है, न्यूक्लियस में इसकी प्रेजेंस शो होती है। देयर इज़ नो फिक्स साइज, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सिंथेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। इसका एक कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है, ये इसका शेप भी है जो वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, क्योंकि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए जिस तरीके का मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में सेल का साइज़ जिस तरीके से चेंज होता है उसी तरीके से इसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आता रहता है। ये जो है इसके साइज़ वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कोशिका की सिंथेटिक एक्टिविटी, मतलब जिन चीज़ों का वो फॉर्मेशन कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कोशिका में किसी भी तरीके की कोई सिंथेटिक एक्टिविटी नहीं चल रही होगी तो उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट ही नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें सिंथेटिक एक्टिविटी थोड़ी कम चल रही होगी तो न्यूक्लियोलस का जो साइज़ होगा वो बहुत कम होगा। अगर न्यूक्लियोलस की मतलब सेल की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा चल रही होगी, ज़्यादा, जैसे मान लीजिए प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा तो सेल को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, सेल ज़्यादा एक्टिविटी करेगी, तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। इस न्यूक्लियोलस के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम हैं एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, देन न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फोराइलेज एंजाइम, और NAD की फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेटाइज जो है इसमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ में बहुत सारे को एंजाइम्स भी होते हैं। देखिए यहाँ न्यूक्लियोलस के लिए एक बात और आप इसमें ऐड कीजिएगा कि इसमें RNA के सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस में एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिड जो है वो पूरी तरीके से बेसिक एसिड है, एक क्षारीय जो है वो प्रेजेंट होता है, उसका जो वो होता है प्रॉपर्टीज़ वो एक बिल्कुल क्षारीय होती है। इसके साथ न्यूक्लियोलस में हिस्टोन प्रोटीन और DNA एब्सेंट होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं उसमें लाइसिन और आर्जिनिन जो है उनसे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये न्यूक्लियोलस में बिल्कुल एब्सेंट होता है, और DNA जो है वो DNA भी एब्सेंट होता है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी एब्सेंट होता है। लेकिन एक और चीज़ कि क्योंकि इस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो जो इसकी पेरिफेरल पोजीशन है, इसकी आउटर बॉडी है, उस पर DNA का एक रिंग प्रेजेंट होता है, तो वो कुछ हद तक इसे बाउंड करके रखता है, इसे बांध करके रखता है।
देखिए ये है इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस की। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, लेयर नहीं, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो कहलाता है पेरी न्यूक्लियर मटीरियल। पेरी न्यूक्लियर मटीरियल इसलिए बोला जा रहा है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है तो आउटर पार्ट में जो डीएनए रिंग बन रही है, डीएनए जो प्रेजेंट है वो मिलकर के क्या बनाता है, पेरी न्यूक्लियर मटीरियल का फॉर्मेशन करता है। देन सेंट्रल पार्ट जो होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड मतलब मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स होती है इस मैट्रिक्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और उसके साथ में कुछ ग्रेन्युलर पार्टिकल्स, ये दानेदार संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये प्रेजेंट होती है। देन एक ग्रेनुलर पोर्शन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ये दानेदार ब्लू कलर के जो बने हुए हैं ये है ग्रेनुलर पोर्शन। ये ग्रेनुलर पोर्शन जो होते हैं वो राइबोसोम प्रीकर्सर्स होते हैं। राइबोसोम प्रीकर्सर्स का मतलब होता है कि ये यहाँ पर जो राइबोसोम है वो उसका पूर्ववर्ती यहाँ पर इस पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है राइबोसोम का फॉर्मेशन इसी पार्ट से होता है। इसी पार्ट मतलब ग्रेनुलर पोर्शन से राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम बनते हैं। देन एक पार्ट और है जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं फाइब्रिलर पोर्शन। फाइब्रिलर मतलब तंतुमय भाग, और इस तंतुमय भाग में आरएनए फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर डीएनए तो प्रेजेंट नहीं होता लेकिन आरएनए के सिंथेसिस, और वो भी राइबोसोमल आरएनए जो है उसका सिंथेसिस यहाँ पर होता है। इसके साथ में कुछ डार्क ब्लू कलर की स्ट्रक्चर ये जो है ये आपको दिखाई दे रही हैं, इसे हम कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन का मतलब है कि जो क्रोमेटिन पार्ट आपस में जो थ्रेड लाइक, क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो आपस में कनेक्टेड होकर के एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो जाल बनता है इस जाल को हम क्या कहते हैं, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन इस पार्ट को बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे क्रोमेटिन थ्रेड्स आपस में कनेक्टेड हैं, और जब इसको पायरोनिन से स्टेन किया जाता है तो ये बहुत ही डार्क स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। अगेन नेक्स्ट जो है इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी है न्यूक्लियोलस की, ये बेसिकली 4 पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, या इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ग्रेन्युलर जोन। ग्रेन्युलर जोन जो है उसमें उसका साइज़ जो होता है, देखिए ग्रेनुलर जोन अभी हमने बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम के प्रीकर्सर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके पूर्ववर्ती, जैसे किसी भी पॉइंट से जिस चीज़ का निर्माण होने वाला होता है तो उस पॉइंट को जिसका निर्माण होने वाला होता है उसका प्रीकर्सर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इस पॉइंट से राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इसे राइबोसोम का प्रीकर्सर कहते हैं। इसका साइज़ होता है 150 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज़, और यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मैंने पहले भी बताया कि किसके सिंथेसिस हो रहा है, राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो यहाँ से बनती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ग्रेनुलर पार्ट होता है ये पेरिफेरल जो है रीजन वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देन फाइब्रिलर जोन। फाइब्रिलर जोन जो होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलोनिमा। तो ये जो न्यूक्लियोलोनिमा है ये भी यहाँ पर, ये फाइब्रिलर जो पोर्शन है यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसका साइज़ होता है 50 से लेकर के 80 एंगस्ट्रॉम तक बना होता है। ये भी किससे मिलकर के बनते हैं, ये भी बनते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। ये भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होती है, और किसका फॉर्मेशन करते, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। देन अमॉर्फस जोन। अमॉर्फस जोन को हिंदी में बोला जाता है अक्रिस्टलीय भाग, अक्रिस्टलीय भाग। और ये जो अमॉर्फस है ये कंप्लीट हमारा मैट्रिक्स पोर्शन जो है, हमारा जो बीच वाला फ्लूइड भरा हुआ है, बीच वाला जो द्रव है उसमें ये पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी कि अमॉर्फस जोन जो है इसमें प्रोटीन है, और वो जो प्रोटीन है उसमें फाइब्रस जोन और ग्रेन्युलस जोन, ये दोनों पोर्शन इस प्रोटीन में ही एम्बेडेड होते हैं, इसमें ही धसे हुए रहते हैं। कौन से पार्ट में, अमॉर्फस जोन के
अंदर। देन लास्ट है हमारा न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन रीजन यही इंट्रान्यूक्लिएटेड पार्ट है, इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट है। और ये जो इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट है, यहाँ पर इस पार्ट पर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बताया क्रोमेटिन क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा डीएनए वाला पार्ट। ये बहुत सारे क्रोमेटिन थ्रेड्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और कनेक्टेड होकर के इस तरीके की इंट्रान्यूक्लियोलर जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे न्यूक्लियोलस के फंक्शन है। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आरएनए का सिंथेसिस करता है, और आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए जो है उसका सिंथेसिस ये करता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके साथ ही सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स का